हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार आप सभी का अपने चैनल फिजिक्स द पावर ऑफ साइंस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज फिजिक्स क्लास 12th की यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये हमारा 12वां लेक्चर है। बच्चों, लेक्चर 11 में हमने गॉस लॉ की ये 3 एप्लीकेशंस की थी। आज के लेक्चर में ये जो लास्ट वाले 2 पॉइंट है हमारे, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो ये 2 केसेस आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। आज के फर्स्ट केस में बच्चों हमें यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यूजिंग गॉस लॉ। तो इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक हॉलो स्फेरिकल शेल है यहाँ पे, और इसके सरफेस के ऊपर यहाँ पे प्लस का चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास है सिग्मा, और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो हमारे पास है कैपिटल आर। इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट है P, जहाँ पे हमें इस शेल की वजह से, शेल के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। गॉस लॉ का यूज अगर हम करेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, P पॉइंट से गुजरता हुआ, और ये जो, इसलिए इस केस में हमारे पास ये जो गॉसियन सरफेस आएगा इसकी शेप कैसी होगी, स्फेरिकल शेप रहेगी। तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास, स्मॉल आर है, और ये जो गॉसियन सरफेस है ये जो चार्ज है शेल के ऊपर इसको क्या कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है। अब बच्चों, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इस चार्ज से किधर होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो ऑल डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा। तो ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस में से नेट कितनी फ्लक्स बाहर आ रही है उसको हम लिखेंगे फाई से, और फाई किसके बराबर होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज सरफेस इंटीग्रल। तो E डॉट ds का हमें क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल यहाँ पे लेना है। परंतु यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर, यानी कि ये जो P पॉइंट के पास में यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एक एरिया ले लूं ds, तो वहां अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो परपेंडिकुलर की जो डायरेक्शन है यानी कि ds वेक्टर की डायरेक्शन ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे इसी डायरेक्शन में आएगा। यानी कि यहाँ पे ds वेक्टर और जो E वेक्टर होगा दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, इसलिए इनके बीच का एंगल 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट हटाने के बाद यहाँ पे हमारा cos 0 लगेगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस है इसके ऊपर कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड E को हम यहाँ पे बाहर लिखते हैं इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे ds बचेगा। ds क्या था, एक छोटा सा सरफेस था इसके ऊपर, अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरे के पूरा जो स्फीयर आ जाएगा उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, और स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो कितना होता है हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ds की इंटीग्रेशन यहाँ से कितनी आ गई, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ये इक्वेशन क्या है, ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो इस गॉसियन सरफेस में से इस चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से बाहर की तरफ निकल रही है। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें पता है कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो भी हमने निकाली वो किसके बराबर होनी चाहिए, 1 by epsilon naught times नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो गॉसियन सरफेस था, इस गॉसियन सरफेस ने जो चार्ज एनक्लोज किया यहाँ पे वो कितना किया, क्यू किया, यानी कि ये जो सरफेस था हमारा चार्ज स्फेरिकल शेल, इसके ऊपर जो चार्ज था वो कितना था, क्यू था। तो हमारे पास गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो नेट फ्लक्स है वो किसके बराबर आ जाएगी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर को अगर हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएं तो वो डिवाइड में जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल गई 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो भी इतना ही निकला था, यानी कि एक चार्ज स्फेरिकल शेल के आउटसाइड किसी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर का इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। यानी कि हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये सारा का सारा चार्ज जो है इसके सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड है। अब बच्चों, क्या हो अगर ये जो पॉइंट है P वो कहां पे आ जाए, सरफेस के ऊपर आ जाए, यानी कि जो P पॉइंट है हम सरफेस के ऊपर ले लें, तो उस केस में क्या होगा, जो सेंटर से इस पॉइंट की दूरी होगी यानी कि स्मॉल r, वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R, यानी कि रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल के बराबर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के बीच में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, R के जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल R। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा कहाँ के लिए, अगर पॉइंट कहाँ पे है, सरफेस के ऊपर है। इस इक्वेशन में बच्चों एक बात और ध्यान देने की है कि ये जो डिवाइड में 4 पाई आर स्क्वायर है ये एक्चुअल में क्या है, ये जो चार्ज स्फेरिकल शेल है इसका सरफेस एरिया है। तो ये जो चार्ज
पर यूनिट एरिया हमारे पास होता है उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी थी हमारी, सिग्मा। तो सिग्मा बाय डिवाइड में क्या बचा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअल में किसके बराबर आया है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया है। और ये इक्वेशन क्या बता रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिग्मा पे डिपेंड करता है, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद बच्चों एक केस और हमारा यहाँ पे बनता है कि अगर ये जो पॉइंट P है ये इस चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर हो तब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो अगर हम इस P पॉइंट को अंदर लेंगे तो जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी इस शेल के अंदर बनेगा। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो कितना होगा, यहाँ पे वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज कहाँ पे, चार्ज तो इसके बाहर है सारा का सारा। तो इस वजह से यहाँ पे नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जो इक्वेशन हमने की थी E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें Q हमारा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अगर Q 0 हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा हमारा, 0। यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के अंदर वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस उस केस में क्या होता है, 0 होता है। तो बच्चों इन शॉर्ट यहाँ से हमें पता लगा कि किसी चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। उसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि वो सिग्मा पे डिपेंड करती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होती है। और सरफेस के बाहर किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड r² के इनवर्सली वेरी करता है। अब इस डायग्राम को बच्चों ध्यान से देखो, ये जो डायग्राम है चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और सेंटर से डिस्टेंस जो r है इनके बीच की वेरिएशन को दिखा रहा है। तो x एक्सिस पे यहाँ पे हमने लिया है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और y एक्सिस पे यहाँ पे हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेंटर से जैसे जैसे वो जो पॉइंट है सरफेस की तरफ बढ़ता है, हमें पता है कि इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। और जैसे ही वो पॉइंट जो है कहाँ पे पहुंचता है, सरफेस पे, यानी कि r किसके बराबर होगा, r के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है वहां पे मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू कितनी थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर पॉइंट सरफेस से बाहर हो, उस स्फेरिकल शेल से बाहर हो, तो उस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r² के इनवर्सली वेरी करता है। तो स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम, और बाहर वो r² के इनवर्सली वेरी करेगा। इसके बाद बच्चों आज का नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर के केस में। इससे पिछला जो केस हमने किया था वो हमारे पास चार्ज्ड स्फेरिकल शेल थी। शेल के केस में क्या होता है, अंदर से वो पूरी तरह से खाली होती है, परंतु अभी ये हमारे पास कैसा है, सॉलिड स्फीयर है, और ये नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर जो चार्ज है जिस जगह पे होगा वो वहीं का वहीं रहेगा, चार्ज मूव नहीं करेगा। अगर ये नॉन कंडक्टिंग की बजाय सॉलिड स्फीयर ही होता और ये कंडक्टिंग होता तो उस केस में क्या होता कि कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्ज है ये सारा का सारा चार्ज कहाँ जाता, सरफेस के ऊपर आ जाता मूव करके, और इसके अंदर चार्ज क्या हो जाता, 0। परंतु इस केस में हमें क्या करना है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे, और हमें यूज किसका करना है, गॉस लॉ का यूज करना है। तो इसके लिए बच्चों मान लेते हैं हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल R। इस सॉलिड स्फीयर के पूरे वॉल्यूम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक P पॉइंट है जो इसके अंदर है, और इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस लॉ का यूज करके। तो P पॉइंट से गुजरता हुआ हमें क्या करना है, चार्ज को एनक्लोज करता हुआ गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ जो सिमेट्री है वो कैसी है, स्फेरिकल है, तो गॉसियन सरफेस की शेप भी यहाँ पे कैसी आएगी, स्फेरिकल शेप आएगी। तो मान लेते हैं जो गॉसियन सरफेस है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल r है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे सरफेस एलिमेंट इसके ऊपर लेते हैं ds के ऊपर जो ds वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन इधर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए किधर होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। यानी कि ds और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों किधर होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, और इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा।
तो बच्चों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो गॉसियन सरफेस जो है, गॉसियन सरफेस के अंदर सारे का सारा चार्ज तो है नहीं, कुछ ना कुछ चार्ज उसके बाहर भी है। तो मान लेते हैं इस गॉसियन सरफेस के जो अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है वो कितना है, क्यू डैश है। और ये क्यू डैश किसके बराबर होगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी रो, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम है। और गॉसियन सरफेस की रेडियस अगर देखें तो स्मॉल आर है, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। तो गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम को हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इस सरफेस के अंदर जो एनक्लोज्ड चार्ज है वो हमारे पास निकल जाएगा। तो वो चार्ज हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब बच्चों हमें पता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होती है, E इंटू डी एस के बराबर होती है। और यहाँ इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच में एंगल कितना है हमारा, 0 डिग्री है, इसलिए cos 0 वहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस के ऊपर हर जगह पे क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस वजह से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे और इंटीग्रल के अंदर क्या बचेगा, डीएस बचेगा। डीएस क्या था, एक छोटा सा एरिया था यहाँ पे, अगर हम ds का इंटीग्रेशन लेंगे तो इसका टोटल एरिया आ जाएगा। और ये जो गॉसियन सरफेस है इसका टोटल एरिया होगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो फ्लक्स है वो किसके बराबर आ गई, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर आ गई। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये जो फ्लक्स है किसके बराबर होती है, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय परमिटिविटी। तो यहाँ पे हम चार्ज एनक्लोज्ड जो है वो क्या ले रहे हैं, क्यू डैश ले रहे हैं, जैसा कि यहाँ ऊपर हमने देखा था। और यहाँ परमिटिविटी किसकी है, मीडियम की है, इसलिए हम एप्सिलॉन लिख रहे हैं। पिछले वाले केस में हमने देखा था कि वो होलो स्फेरिकल शेल थी, अंदर से वो क्या होती है, खाली होती है, परंतु अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है, ये अंदर से भरा होता है, कुछ ना कुछ मटेरियल है इसके अंदर। तो यहाँ पे जो परमिटिविटी लेंगे हम किसकी लेंगे, मीडियम की लेंगे, इसलिए यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, एप्सिलॉन लिख रहे हैं, ठीक है। और ये जो क्यू डैश की वैल्यू ऊपर हमने निकाली थी, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है 4 पाई आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास ये 4 पाई आर स्क्वायर है, जब ये इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड में जाएगा और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाता है और आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कैंसिल होके एक आर यहाँ पे बचेगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकलती है, आर रो बाय 3 एप्सिलॉन, ये वैल्यू निकलती है सॉलिड स्फीयर के अंदर। तो क्लियरली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसा कि यहाँ ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि अंदर ये जो सॉलिड स्फीयर है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। अब हम देखते हैं कि सरफेस के ऊपर, यानी कि जब आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, कैपिटल आर के बराबर हो जाए, यानी कि जो पॉइंट है पी ये कहाँ जाए, इसके सरफेस के ऊपर आ जाए, तो उस केस में स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन में हम स्मॉल आर की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर वो कितना आएगा हमारा, आर रो बाय 3 एप्सिलॉन आएगा, और ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। और अगर हमें इस सॉलिड स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो वो वैल्यू सेम वही रहेगी जो होलो चार्ज्ड स्फेरिकल शेल की वजह से आई थी, सेम वही वैल्यू आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। यानी जैसे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता था ये भी उसी तरह से पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगा। तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इन दोनों केसेस जो हमने किया, एक तो होलो शेल के लिए हमने केस किया था, दूसरा हमने सॉलिड स्फीयर के लिए केस किया, तो दोनों केसेस का अगर कंपैरिजन देखें तो यहाँ पे क्लियरली सरफेस के ऊपर दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। और आउटसाइड अगर किसी पॉइंट पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली वेरी कर रहा है। डिफरेंस अगर कहीं पे आ रहा है तो वो कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है इनसाइड वाले केस में। तो अगर सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग है उस केस में हमारे पास अंदर उसके कुछ ना कुछ चार्ज होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आता है। परंतु होलो स्फेरिकल शेल या फिर कंडक्टिंग स्फीयर के केस में हमारे पास इनसाइड में कोई भी चार्ज नहीं होगा, और अगर चार्ज उसके अंदर रिजाइड नहीं कर रहा तो उस केस में अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। यानी कि कोई भी होलो कंडक्टिंग अगर सरफेस हमारे पास है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है।
इसका मतलब अगर अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो बाहर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा भी रही हैं तो अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्योंकि होलो स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और यही हमारा बेसिस है अगले टॉपिक का, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो बच्चों आइए समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आखिरकार क्या होती है। तो शील्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, स्पेस के किसी रीजन को आइसोलेट करते हैं। किससे आइसोलेट करते हैं, किससे अलग करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से अलग करते हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है। तो कोई भी होलो मेटेलिक अगर कंडक्टर हमारे पास है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जाने पर भी उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हम क्या करेंगे, ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट को मेटल के किसी बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। अगर वो मेटल बॉक्स के अंदर बंद होगा तो बाहर किसी रीजन के अंदर जितना मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, हमें पता है कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर यानी कि उस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यानी कि उसके अंदर रखा हुआ हमारा वो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से प्रोटेक्टेड रहेगा। यहाँ से बच्चों इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि थंडर स्टॉर्म के मौसम में जब बिजली गिरने के चांसेस हो तो कार या बस के अंदर रहना ज्यादा सेफ होता है या फिर हम खुले ग्राउंड में या किसी पेड़ के नीचे चले जाएं। तो हमें पता है कि कोई कार या फिर जो बस की बॉडी है वो कैसी होती है, होलो मेटेलिक कंडक्टर होती है। और हमें पता है कि होलो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि अगर हम कार और बस के अंदर अगर रहेंगे तो अंदर हम सेफ रहेंगे, क्योंकि अगर बाहर से लाइटनिंग स्ट्राइक भी इसके ऊपर होता है तो उसकी बॉडी के थ्रू और उसके टायर्स के थ्रू होता हुआ वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ चली जाएगी, अर्थ में चली जाएगी और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। इस वजह से हम सेफ रहेंगे। परंतु उसकी बजाय अगर हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो क्या होगा, पेड़ के ऊपर बिजली गिरने के जो चांसेस हैं सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमें किसी पेड़ के नीचे या फिर खुले ग्राउंड में खड़े होने के बजाय कोशिश क्या करनी चाहिए कि हम कार या बस के अंदर ही रहें या फिर किसी क्लोज्ड जगह पे चले जाएं, किसी कवर्ड एरिया के अंदर चले जाएं। इसके साथ ही बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। गॉस लॉ की सभी एप्लीकेशंस हम कर चुके हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।